हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है अभिक्रिया के कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए ये क्या होता है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक, अभिक्रिया की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में भी हम देखेंगे। कुछ एग्जाम्पल जैसे किस तरह पूछे जाते हैं पेपर में, उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक, आज का हमारा लेक्चर 3 है। इससे पहले हम लेक्चर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, लेक्चर 2 में हम क्या पढ़े थे? लेक्चर 2 में हम पढ़े थे अभिक्रिया की दर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक, देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे? अभिक्रिया की कोटि। देखिए ये होता क्या है इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो पहले हम क्या कहेंगे, इसका परिभाषा लिख लिया है हमने। परिभाषा क्या लिखा है कि किसी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग है जिन्हें अभिक्रिया के प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए साधारण पदों पर लगाया जाता है। ठीक, हम ये जो परिभाषा इतना लिखा है, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि कोई अभिक्रिया P है। ठीक, ये क्या किया? Q से रिएक्शन किया। अब यहाँ पर मान लेते हैं कोई R भी है, P Q R, ये सभी जो है ये आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने पर क्या देंगे? कोई प्रोडक्ट देंगे या कोई उत्पाद देते हैं। ठीक, प्रोडक्ट कहें या उत्पाद देते हैं। ठीक, अब इसमें मान लेते हैं कि इसका कोई वैल्यू है। मान लेते हैं P का स्मॉल p मान लेते हैं, Q का स्मॉल q मान लेते हैं और R का स्मॉल r मान लेते हैं। ठीक, ये वाला Q हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना है, इसका मतलब इस अभिक्रिया का हमें अभिक्रिया की कोटि लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो हम क्या लिखते हैं? प्रेक्षित दर समीकरण। प्रेक्षित दर समीकरण क्या होता है? देखिए हम पहले बता रहे हैं, प्रेक्षित दर समीकरण। ठीक, देखिए प्रेक्षित दर समीकरण होता क्या है? प्रेक्षित दर समीकरण जो है एकदम से द्रव्यानुपाती नियम के आधार पर ही है। ठीक, द्रव्यानुपाती नियम क्या होता है हमने पिछले वीडियो में आपको बताया, आप चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक, देखिए प्रेक्षित दर जो होता है यह R होता है और R जो होता है क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है, हम अभी द्रव्यानुपाती नियम बता रहे हैं। ये बड़ा ब्रैकेट हम लगा देते हैं, फिर जितना इधर प्रोडक्ट दिया है मतलब अभिकारक जितने भी होंगे सब में क्या करते हैं? बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर क्या क्या दिया है? P Q R। तो हम क्या लिखते हैं? एक में P लिखेंगे, एक में Q लिखेंगे, एक में R लिखेंगे। ठीक, और ये जो आगे का वैल्यू है, ठीक, ये देखिए स्मॉल p है, स्मॉल q, स्मॉल r, इससे हम घात के रूप में लिखते हैं P Q R। ठीक, अगर इस अभिक्रिया का, देखिए ये जो अभिक्रिया है, अगर इसका हमें प्रेक्षित दर समीकरण ज्ञात करना है तो क्या करते हैं? प्रेक्षित दर समीकरण को हम क्या करते हैं? n से डिनोट कर लेंगे। n बराबर क्या हो जाता है? देखिए अभिक्रिया की कोटि हमें ज्ञात करना है। इस अभिक्रिया का हमें अभिक्रिया का कोटि ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? ये जो n है ये सबके घातों का योग बताता है, मतलब P प्लस Q प्लस R। ठीक, ये देखिए यही चीज़ हम परिभाषा में लिखे हैं। क्या? किसी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग है। ये जैसे कोई अभिक्रिया होगा, किसी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग होता है जिन्हें अभिक्रिया के प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए, प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए उनके साधारण पदों पर लगाया जाता है। ठीक, हम देखिए इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या रहेगा? जैसे हम हर वीडियो में अमोनिया का एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पर भी हम आपको अमोनिया के ही माध्यम से बताएंगे। ठीक, देखिए अमोनिया का निर्माण कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं कि नाइट्रोजन लेते हैं N2 के रूप में प्लस हाइड्रोजन लेते हैं H2 के रूप में। इससे क्या करते हैं हम? ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? अमोनिया बनता है। अमोनिया का निर्माण हो जाता है। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। वैलेंस कर देंगे, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पर 2, तो कितना हो गया हाइड्रोजन? 3 दूनी के 6, तो यहाँ पर कितना लगा दे? 3। ठीक, ये देखिए अमोनिया बन गया। अब इसका हमें क्या करना है कि देखिए हमें इसका अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? फर्स्ट हम लिखेंगे द्रव्यानुपाती नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? द्रव्यमानुपाती। ठीक, द्रव्यानुपाती नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? नियम के अनुसार। ठीक,
देखिए द्रव्यानुपाती नियम क्या कहता है, द्रव्यानुपाती नियम क्या कहता है कि ये जो R है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अभिकारक। अभिकारक इसमें क्या होता है, R हो गया, ठीक। R क्या, ये देखिए यहाँ पर हम बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, 2 दिया है प्रोडक्ट तो मैंने 2 ब्रैकेट लगा दिया, और ये जो N2 है इसे हम N2 के फॉर्म में रख देंगे, और ये जो 3 ऑफ H2 है तो H2 को तो हम यहाँ लिखेंगे, लेकिन इसके आगे ये जो 3 लगा है इसे हम क्या करते हैं, घात के रूप में लिख देते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, R जो है, अब इस प्रोपोर्शनल को हटाकर हम बराबर का साइन यूज़ करते हैं और K लगा देते हैं, फिर N2 लगा देंगे, फिर H2 की पावर 3, ठीक। अब देखिए ये द्रव्यानुपाती नियम हुआ। अगर हम इसका पूछे मॉलिक्यूलरिटी मतलब आणविकता कितना होता है, तो इसका आणविकता क्या होगा, देखिए हमने ये चीज़ द्रव्यानुपाती नियम के अनुसार ये चीज़ बना लिया। अगर हम इसका अभिक्रिया की कोटि लिखें, देखिए अभिक्रिया की कोटि जो है इसे हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, ठीक, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। और इसका अगर हम आणविकता पूछें, आणविकता, ठीक, देखिए आणविकता हम पूछ रहे हैं, इस मतलब ये जो अभिक्रिया है इसका आणविकता कितना होगा, और हम पूछ रहे हैं कि इसका अभिक्रिया की कोटि कितना होगा। देखिए हम कैसे ज्ञात करते हैं ये चीज़ समझिएगा। आणविकता कैसे ज्ञात करते हैं, ये जो आणविकता है इसके घातों का योग देखते हैं। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 मान लीजिए, ठीक। तो इसकी जो आणविकता है ये घातों का योग हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। और इसी तरह हम क्या करते हैं कि n भी क्या करता है, ये हम अभी क्या किए हैं कि ये जो परिभाषा पढ़ रहे थे इसमें हम क्या कहते हैं कि घातों का योग ही देखे थे, तो इसमें भी घात कितना है, 3, और यहाँ पर 1 है मतलब 4, इसका भी अभिक्रिया की कोटि कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसी फार्मूले का हम यूज करते हुए अभी देखिए आपको बता रहे हैं एक रिएक्शन और। देखिए एग्जाम्पल हम 2 ले रहे हैं। एग्जाम्पल हमारा 2 क्या है, ये अमोनिया ही हम बनाएंगे, N2 + 3H2 क्या करते हैं, NH3 बनाएंगे 2। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हम रिएक्शन करा रहे हैं, अब इस रिएक्शन में हम क्या करें कि फेरस या मोलिब्डेनम ले लें, फेरस या मोलिब्डेनम, ठीक। अब देखिए ये कैटालिस्ट हो गया, इस अभिक्रिया में ये जो प्रेजेंट हो गया ये क्या हुआ, एक कैटालिस्ट मतलब उत्प्रेरक हो गया। एक चीज़ याद रखिएगा, क्या, अभिक्रिया के कोटि में अगर कहीं पर भी ये मतलब Fe या MO या कुछ भी उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर उपस्थित होगा तो उसका प्रक्षित दर मतलब N और मॉलिक्यूलरिटी लिखे, ठीक, मॉलिक्यूलरिटी लिख लीजिएगा, और फिर उसके बाद प्रक्षित दर। तो क्या होता है कि इसका प्रक्षित दर जो है हमेशा 0 होता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि क्या हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि अभिक्रिया के कोटि में अगर उत्प्रेरक उपस्थित है, अभिक्रिया की कोटि में अगर उत्प्रेरक उपस्थित है तो उसका प्रक्षित दर 0 होगा, ठीक। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो है 0 नहीं होगा, इसका मॉलिक्यूलरिटी होगा 3 और इसका क्या है 1 मतलब 4 हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल हमारा 3rd है। एग्जाम्पल 3rd हमारे क्या है, हम यहाँ पर ले रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या किया कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया और क्या बनाया, H2O + CaCl2, ठीक। अब इसे बैलेंस करते रहे, यहाँ पर क्लोरीन 2 है तो यहाँ पर क्लोरीन 2 लिखते हैं, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी हम 2 लिख दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए बैलेंस हो गया, ठीक। अगर इसका हमें प्रक्षित दर लिखना है, प्रक्षित दर मतलब N, और मॉलिक्यूलरिटी मतलब आणविकता लिखना है, आणविकता, ठीक, आणविकता लिखना है तो क्या होगा, ठीक। देखिए एक चीज़ याद रखिए कि प्रक्षित दर जो है, प्रक्षित दर
शून्य हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन आणविकता कभी भी शून्य नहीं होगा। ठीक, आणविकता जो है, आणविकता ये कभी भी शून्य नहीं होगा, मतलब डज नॉट इक्वल टू जीरो। प्रक्षित दर जो है ये इक्वल टू जीरो हो सकता है, बट ये मॉलिक्यूलरिटी इज डज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इसका हमें, मतलब ये जो हम रिएक्शन लिखे हैं इसका हमें प्रक्षित दर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? प्रक्षित दर का मतलब क्या हुआ कि इसके घातों का योग ही लिखेंगे। ठीक, अगर हम लिखेंगे तो मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और HCl है, तो इसको हम क्या करेंगे, R बराबर के हम लिख दिए डायरेक्टली। यहाँ पर क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, फिर उसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट रहेगा और यहाँ पर HCl हो जाएगा, और ये जो आगे का वैल्यू है यहाँ पर हो गया। ठीक, अब देखिए इसका प्रक्षित दर हमें लिखना है। ठीक, प्रक्षित दर लिखना है तो कितना हो जाएगा, इसका 2 घात है और एक इसका, मतलब 3 हो जाएगा। और आणविकता कितना हो जाएगा, आणविकता को आप यहीं से फाइंड कर लिया कीजिए। यहाँ पर मतलब इसके आगे कितना वैल्यू है, 2 है, और इसके आगे कितना है, 1 है, मतलब 3 हो गया आणविकता इसका। ठीक, अब देखिए हम जो चीज़ बताने जा रहे हैं उसे आप एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा, देखिए यही सब है, छोटी छोटी बातें क्वेश्चन पूछ देता है और हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमने लिया है CH3COOC2H5। ये क्या करता है, H2O से रिएक्शन करता है। जब ये H2O से रिएक्शन करेगा तो क्या होता है कि आपको पता ही होगा कि H जो है यह H प्लस, मतलब H2O जो है H प्लस और OH माइनस के रूप में रहता है और इसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं हम, CH3COOH प्लस C2H5OH ये बन जाएगा। ठीक, इसका हमें प्रक्षित दर लिखना है और आणविकता लिखना है, आणविकता लिखना है। ठीक, अब देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे इसका प्रक्षित दर। एक चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना होगा, क्या, R बराबर हम ये तो पहले लिख दे रहे हैं, CH3COOC2H5 रहेगा, फिर H2O। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा इसमें, अगर हमें इसका N का वैल्यू लिखना है, ठीक, N मतलब प्रक्षित दर हमें लिखना है ना, अगर हमें इसका प्रक्षित दर लिखना है और आणविकता, आणविकता को तो हमने यहीं पर बताया कि इसका 1 वैल्यू मान लीजिए, इसका 1 मतलब रिएक्शन से ही आप आणविकता लिख दीजिए, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, मतलब यहाँ पर आणविकता कितना हो जाएगा, 2। अगर हमें प्रक्षित दर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए H2O अगर ये कहीं दिख जाए तो इस यहाँ पर मतलब H2O, जैसे H2O के पावर 5 रहे या फिर 4 रहे या 3 रहे, इसको आप काउंट ही मत कीजिएगा। ठीक, मतलब H2O कहीं भी दिख जाए तो इसका प्रक्षित दर मान लीजिएगा 0। ठीक, अगर प्रक्षित दर, ये जो पानी है इसका प्रक्षित दर अगर हम 0 मान लेंगे तो इसकी ये जो प्रक्षित दर है कितना हो जाएगा, इसके पावर बस देखेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक छद्म अभिक्रिया देख लेते हैं कि ये छद्म अभिक्रिया क्या होता है। ठीक, देखिए छद्म अभिक्रिया क्या होता है, हमने लिखा क्या है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिनकी अणु संख्या 2 होती है, परंतु उनका गतिक अध्ययन करने पर उनकी अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। इस प्रकार की अभिक्रिया छद्म अभिक्रिया कहलाती है। देखिए अभी हमने क्या किया कि अभी एग्जाम्पल के ही हम माध्यम से समझे थे क्या कि देखिए हम एक नया एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जैसे सुक्रोज C12H22O11, ये क्या करता है कि H2O से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने पर क्या करता है कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनाता है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 प्लस फ्रक्टोज का भी फार्मूला यही होता है, C6H12O6। ठीक, देखिए ये क्या होता है कि अगर हमको इस अभिक्रिया का हमें आणविकता या अणु संख्यकता या
प्रेक्षित दर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखिए, प्रेक्षित दर को तो हम n से डिनोट करते हैं और अणुसंख्यकता या आणविकता एक ही होता है। आणविकता हमें ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक, देखिए आणविकता क्या होगा, हम क्या करते हैं कि इसके और इसके आगे जो भी मान दिया है उसे जोड़ देते हैं। देखिए आणविकता कितना होगा इसका, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 1 2 हो गया। ठीक, और n मतलब प्रक्षिप्त दर हमें ज्ञात करना है, तो प्रक्षिप्त दर अभिक्रिया की कोटि, इसमें अभिक्रिया की कोटि कही है, प्रक्षिप्त दर एक ही हुआ। ठीक, इसमें देखिए हमें अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? n है और जब हमें H2O दिखता है तो इसके मान को हम 0 मान लेते हैं। अभी हम आपको बताए थे कि प्रक्षिप्त दर हमें ज्ञात अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करना है तो H2O को हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक, तो देखिए इसका प्रक्षिप्त दर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि बस इसी के मान को हम लिखेंगे। और इसका आणविकता क्या होता है, इन दोनों के मान को हम जोड़कर लिखते हैं। तो छद्म अभिक्रिया यही बता रहा है कि कुछ रासायनिक छद्म अभिक्रिया, देखिए क्या होता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिनकी अणु संख्यता 2 होती है। देखिए अणु संख्यता क्या हुआ, आणविकता कहिए या अणु संख्यता एक ही होता है। अणु संख्यता 2 होती है, परंतु उनका गतिक अध्ययन करने पर, जब हम इसका क्या किया कि गतिक अध्ययन किए, देखिए रासायनिक बल गतिकी पढ़ ही रहे हैं, तो जब हम रासायनिक बल गतिकी का अध्ययन करते हैं तो क्या होता है, अध्ययन करने पर उनकी अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। देखिए अभिक्रिया की कोटि क्या हो, 1 ही हुआ। और जब यही जो रिएक्शन है, मतलब इस प्रकार की अभिक्रिया जो है छद्म अभिक्रिया कहलाती है। आई होप दोस्तों आपको छद्म अभिक्रिया समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।